हेलो डियर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपको जीन प्याजे की थ्योरी बताऊंगी कि जीन प्याजे कौन थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। खुशबू होम साइंस टीचिंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप देखने जा रहे हैं जीन प्याजे की थ्योरी। जीन प्याजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनका हर पेपर में पूछा जाता है, जैसे टेट हुआ, सीटेट, नेट, जीआरएफ, जीआईसी, मतलब टीचिंग लाइन में जितने भी पैटर्न के पेपर होते हैं सब में जीन प्याजे की थ्योरी कंपलसरी पूछी तो पूछी जाती है। चाहे दो ही क्वेश्चन है पर आता जरूर है। इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलिएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, अच्छे से इसको नोट करते चलिएगा। अच्छे से समझ लीजिएगा कि जीन प्याजे कौन थे, इन्होंने किस पे वर्क किया, सब के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलूंगी। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनना समझना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, कमेंट करो, और लोगों को भी शेयर करो। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आपको मालूम है जीन प्याजे कौन थे? जीन प्याजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जो जीन प्याजे थे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अध्ययन के लिए जाना जाता है। आप लोग को मालूम है कि जीन प्याजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाना जाता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं और ज्ञान अर्जित कैसे करते हैं। जीन प्याजे का मानना है कि जैसे बच्चा केवल ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है बल्कि अपने अनुभव और वातावरण से उसे स्वयं बनाता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव, मतलब स्वयं बच्चा उसे सीखता है। इसीलिए तो उन्होंने बोला है बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक। इसीलिए उनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी सिद्धांत यानी कि कंस्ट्रक्ट विजिट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी सिद्धांत। उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास को समझाने के लिए मुख्यतः 4 चरण बताए हैं। आप लोग को 4 चरण के बारे में मालूम है। संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगी। पहले छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करते चलो ना, किसमें क्या है कैसे है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जीन प्याजे फादर ऑफ मॉडर्न चाइल्ड फिजियोलॉजी, यानी कि आधुनिक बाल मनोविज्ञान के पिता जीन प्याजे को बोला जाता है। मोर इम्पोर्टेंस टू हेरिडिटी, इन्होंने सारा इम्पोर्टेंट वंशानुक्रम को दिया है। चाइल्ड इज एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, यानी कि बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। लिटिल साइंटिस्ट, यानी कि नन्हा वैज्ञानिक या छोटा वैज्ञानिक है, इन्होंने बच्चे को बताया है। और आप लोग को मालूम है कि ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दिया है। इन्होंने बच्चों को कैसे सोचते हैं, कैसे ज्ञान अर्जित करते हैं, इन सब के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट स्लाइड है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन प्याजे ने अपने बच्चे और उनके आसपास की दुनिया को समझाने की उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया और मस्तिष्क और इस बात का मॉडल विकसित किया कि मस्तिष्क नई जानकारी को कैसे संशोधित करता है। ये जीन प्याजे का मानना है। जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि प्याजे का मानना है बच्चे केवल ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि वो अपने अनुभव वातावरण से स्वयं बनाते हैं। इसीलिए तो उन्होंने कंट्रोवर्सी बताया है। इसीलिए उनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने बताया है, प्याजे के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक और बाल विकास के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह यह बताते हैं कि बच्चे किस तरह से अनुभवों, गतिविधियों, वातावरण से सीखते हुए धीरे धीरे तार्किक और परिपक्व सोच विकसित करते हैं। कैसे बच्चा संशोधित करता है, कैसे उसकी सोच विकसित होती है, इन सब के बारे में जीन प्याजे ने बताया है। फर्स्ट क्या है? स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एक है इक्विलिब्रेशन। इसमें नोट नहीं हुआ है, मैं आपको ऐसे बता दूंगी कि इक्विलिब्रेशन है क्या। पहला है स्कीमा। स्कीमा में क्या है, जैसे आप लोग स्कीमा का मतलब समझिए कि स्कीमा क्या होता है। जैसे आप लोगों के दिमाग में पहले से कुछ जानकारी रहती है, बस उसको रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप ये मान लो कि पहले से जो जानकारी है मस्तिष्क में बस वही रिकॉल करनी है, वही है स्कीमा, यानी कि मानसिक ढांचा या ज्ञान की संरचना।
मेंटल फ्रेमवर्क आर स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी कि मानसिक ढांचा या ज्ञान की संरचना। स्कीमा को आप सबसे ऐसे समझो, सबसे सीधी बात ऐसे आप लोग समझो स्कीमा क्या है। जैसे जो पहले से जानकारी है हमारे मस्तिष्क में, बस उसी को रिकॉल करना है हमको, उसी को बोला जाता है स्कीमा। और सेकंड क्या है, एसिमिलेशन, अनुकूलन, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब नए ज्ञान को पहले से बने स्कीमा में फिट करना। इसका क्या मतलब होता है, जब भी स्कीमा में नई जानकारी जुड़ती है वही अनुकूलन है, नई नई जानकारियों को जुड़ना ही एसिमिलेशन कहलाता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब यह है, जब भी स्कीमा में नई जानकारी जुड़ती है तो वही अनुकूलन है, मतलब नई नई जानकारियों को जुड़ना ही सिमुलेशन यानी कि अनुकूलन। जैसे इसमें मैंने बताया ना, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि नए ज्ञान को पहले से बने स्कीमा में फिट करना। जैसे हमें पहले किसी चीज के बारे में कुछ मालूम रहे और उसको हम दोबारा किसी से कुछ सुने, उसमें संशोधन करें, तो वो एकोमोडेशन में आ जाएगा। समझे, संशोधन की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे एकोमोडेशन यानी समायोजन की बात हो रही, समझ लीजिएगा। एकोमोडेशन क्या होता है, यानी कि समायोजन। चेंजिंग आर क्रिएटिंग ए न्यू स्कीमा फॉर ए न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि नए ज्ञान के लिए स्कीमा को बदलना या नया स्कीमा बनाना, उसी को बोला जाता है एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। आप सबसे पहले ये जानो कि एकोमोडेशन है क्या, इसको कैसे आप समझ सकते हो, किस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, इस पे ध्यान देना। जब भी कोई नई जानकारी के जुड़ने से हमारा पुराना बना हुआ स्कीमा में संशोधन होता है, यानी कि जब भी कोई नई जानकारी के जुड़ने से हमारे पुराने बने हुए स्कीमा में संशोधन होता है तो वही समायोजन है। जैसे पुरानी जानकारी में संशोधन, जैसे मान लो पहले पेप्सी की बोतल 45 में मिलती थी ना, तो अब वही पेप्सी की बोतल आपको 50 रुपए में मिल रही है, जो पहले से आपके दिमाग में फिट थी। जैसे जो एसिमिलेशन में था, जो पहले से दिमाग में फिट है वो एसिमिलेशन होगा, जो उसमें संशोधन आप कर दोगे तो एकोमोडेशन में चला जाएगा। इससे पहले 45 में मिलती थी तो 50 में मिलने लगा, जो उसके बीच जो संशोधन हुआ उसी को बोलता है एकोमोडेशन यानी कि संशोधन। और इसी में आप लोग ये समझिए कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है क्या। एसिमिलेशन में क्या आता है, जैसे अनुकूलन और समायोजन के बीच संतुलन बना के रखने का काम इक्विलिब्रेशन का होता है, यानी कि संतुलन का काम होता है। अनुकूलन और समायोजन के बीच संतुलन बना रखने का कार्य इक्विलिब्रेशन का होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि मैं इसमें क्या बताई, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग को जो भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊंगी, हर एक पॉइंट टू पॉइंट, हर एक मतलब जितने भी होम साइंस के जितने भी पार्ट है सबका A to Z पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। हर टॉपिक के बारे में आपको फ्री में PDF में प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आर द बेसिक मेंटल पैटर्न पीपल यूज टू प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन, यानी कि प्याजे एक्सप्लेन्ड दैट चिल्ड्रन प्रोग्रेस थॉट फॉर स्टेज, द 4 स्टेज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर एज फॉलो, यानी कि प्याजे ने समझाया कि बच्चे 4 चरणों से आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण इस प्रकार है। जैसे आपको मैं बता दूं, अभी मैं आपको एक एक स्टेप पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी क्या है क्या नहीं। जैसे आप ये समझिए, पहला क्या है आपका स्टेप, संवेदी गतिज अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक का होता है। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक का होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 वर्ष से आगे का है, मतलब एबव समझो। तो मैं आपको बताने की कोशिश यही कर रही हूँ कि प्याजे का सिद्धांत शिक्षा और मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह बताते हैं कि बच्चे किस तरह से अनुभव, गतिविधियों और वातावरण से सीखते हुए धीरे धीरे तार्किक और परिपक्व सोच विकसित करते हैं। ये जीन प्याजे का मानना है, ठीक है। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी मोटर अवस्था, 0 से 2 साल। तो इसमें देखो, इन द सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंट एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी, दे एक्सपीरियंस, perceive, recognize, feel and understand
द एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंस, यानी कि संवेदी मोटर चरण में शिशु संवेदी और मोटर गतिविधियों के माध्यम से दुनिया का पता लगाता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्या है, जैसे शिशु जो होता है संवेदी और मोटर गतिविधियों के माध्यम से दुनिया का पता लगाता है। वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से पर्यावरण को अनुभव करते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं। ये संवेदी अवस्था में आएगा। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी कि इसमें एक्चुअली है क्या। ठीक है, आप लोग मायूस मत होइएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी थ्योरी, ताकि आपको एक बार में जब आप एक थ्योरी पढ़ो तो आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले आप लोग ये जानो, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या होता है। जैसे वस्तु अस्थायित्व है ना, आप लोग इतना समझते हैं वस्तु अस्थायित्व है कि जैसे बच्चा अपनी इंद्रियों देखना, सुनना, छूना और गतिविधियों जैसे चलना, पकड़ना के द्वारा सीखता है। जैसे इंद्रिय में क्या क्या आता है, जैसे देखना, सुनना, छूना, और गतिविधि में क्या आता है, चलना, पकड़ना के द्वारा जैसे सीखता है। इस अवस्था में बच्चा यह समझना शुरू करता है कि चीजें नजर न आने पर भी मौजूद रहती हैं, जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा यह समझना शुरू करता है कि चीजें नजर न आने पर भी मौजूद होती हैं, उसी को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, यदि माँ खिलौना तकिए के नीचे मान लो छिपा दे, तो छोटा बच्चा खोजने की कोशिश तो करेगा ना। पहली बार सोचता है कि खिलौना गायब हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि खिलौना छिपाया गया है, उसी को बोला ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे आपकी माँ ने खिलौना अगर तकिए के नीचे छिपा दिया, तो वो बच्चा खोजने की कोशिश पहले करेगा। वह सोचता है कि खिलौना गायब हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि खिलौना छुपाया गया है, ना कि गायब हुआ है। समझे आप, इसी को बोले तो ऑब्जेक्ट परमानेंस। और सेकेंड है प्रारंभिक प्रतिनिधित्ववादी विचार। तीसरा है कार्यकरण की अवधारणा विकसित करता है, फैसिलिटी यानी कि डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटी। सरल सजगता और जुदाई चिंतन यानी कि सिंपल रिफ्लेक्स एंड डिप्रेशन एंजाइटी। अच्छा, आप लोग ये समझ रहे हो कि एंजाइटी का मतलब क्या होता है। एंजाइटी किसके लिए समझ सकते हो आप लोग। सबसे पहले आप ये जानो कि कार्य कारण की अवधारणा विकसित कैसे होती है, यानी कि डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सुलिटी। यानी कि इसका मतलब ये होता है गलती करने पर बच्चे को समझ आ जाता है कि मैंने क्या किया है, मुझे डांट क्यों पड़ रही है। बच्चा गलती कर रहा है, उसका कारण भी जानता है, उसको डांट पड़ेगी, बच्चा ये भी जानता है, उसी को बोला जाता है डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटी। और सरल सजगता और जुदाई चिंतन यानी कि सिंपल रिफ्लेक्स एंड सेपरेशन एंजाइटी। इसका मतलब होता है अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता बच्चा। जैसे अभी देखो 0 से 2 साल का बच्चा होगा, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ता है, वो अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि मुझे मेरी माँ से अलग ना कर दे। जैसे उसका जो भी अपना होगा वो उससे बिछड़ने का, वो उससे बिछड़ेगा, इससे उसको डर लगा रहता है, वो बिछड़ना नहीं चाहता अपने करीबियों से। इससे फॉर एग्जाम्पल समझो कि बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता है, उसी को बोलते हैं जुदाई चिंतन या सेपरेशन एंजाइटी। कोऑर्डिनेटिंग सेंस विथ मोटर मूवमेंट्स यानी कि इंद्रियों का समन्वय मोटर क्रियाओं से। जैसे मान लो मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था, यदि माँ खिलौना तकिए के नीचे छुपा दे, तो बच्चा कोशिश करता है खोजने की, पर वह यह सोचता है कि खिलौना गायब हो गया है, लेकिन उसको धीरे धीरे बात समझ में आती है खिलौना छिपाया गया है। ये सब सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा, चाहे उसी को वस्तु स्थायित्व बोल लो, चाहे इंद्रियों का समन्वय मोटर क्रियाओं से। मतलब बच्चे के जो भी इम्प्रूवमेंट होता है इंद्रियों के बाद, जो भी बच्चा करता है, उसी उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकेंड स्लाइड हमारा है प्री ऑपरेशनल, यानी कि 2 से 7 साल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक। इसमें क्या क्या होता है, जैसे आप मान लो ट्रांजिस्टिव थिंकिंग अतार्किक सोच, इलॉजिकल रीजनिंग, एनिज्म, जीववाद। जैसे इसमें पहले आप ये समझो कि प्री ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है, आप इसको पहले एग्जाम्पल पूरा समझ लो, फिर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि इसमें क्या है। जैसे इसमें क्या होता है, बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीखता है, उसकी सोच यानी कि कल्पनाशील होती है, बच्चा स्व केंद्रित होता है, यानी वह सोचता है कि सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं जो वह देख रहा है। ठीक है, इसमें यही सब रहेगा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ, आप लोग समझते हुए चलो।
सबसे पहले आप ये समझो ट्रांसट्रक्टिव थिंकिंग है क्या, अतार्किक सोच क्या है। इसमें क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं है। आप ये मान सकते हो कि बच्चे में सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं हुई है, बच्चा तर्क नहीं कर सकता, सोच विकसित अभी नहीं हुई है, उसी का मतलब है अतार्किक सोच। इलॉजिकल रीजनिंग, इसका मतलब क्या है, ना कोई अभी तर्क है ना कोई गणना है। जीववाद का मतलब यानी कि एनिज्म का मतलब क्या होता है, बच्चे को लगता है कि उनकी गुड़िया या गुड्डा भूखा है, उसको पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, गुड़िया को कपड़ा पहनाएंगे। निर्जीव चीजों में जान है, ये बच्चे को लगता है कि जो निर्जीव वस्तु है उसमें जान है, वो भी हमारी तरह सोचते हैं, वो भी हमारी तरह, उनको भी भूख लगती है, हमारी तरह उनको भी कपड़ा पहनना है। ये सब होता है एनिज्म में। बच्चा सोचता है कि जैसे हम हैं वैसे ही गुड्डे गुड़िया भी, इनमें भी जान है, इनको भी जरूरत होती है जो जरूरत हमें होती है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। सेकंड है प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, करिकुलर स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी प्री ऑपरेशनल का ही है और पॉइंट है, इसलिए मैंने पॉइंट के ऊपर ऊपर पहले दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ताकि आप लोग गलत ना समझो कि अलग से दिया गया है। इसमें क्या होता है, बच्चा शब्द बोलने लगता है, शब्द बोलने लगता है, जैसे मम्मा पापा दादी दादा बुआ चाचा, सब बोलने लगता है बच्चा इस अवस्था में। और रिवर्सिबिलिटी यानी कि अपलटावी क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा पानी से बर्फ बना लेगा लेकिन बर्फ से पानी नहीं बना पाएगा, उसी को बोलता है अपलटावी अवस्था, इरिवर्सिबिलिटी। ईगोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है, बच्चा स्व केंद्रित होता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है बच्चा स्व केंद्रित होता है, यानी वह सोचता है कि सब वही देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं जो आज देख रहा है, इसी को बोला था ईगोसेंट्रिज्म, केंद्रीकरण। इसका मतलब ये होता है कि यदि बच्चे से पूछा जाए कि चाँद कहाँ है, तो वह कह सकता है कि चाँद मेरे साथ साथ चल रहा है। और उसकी जो सोचने समझने की क्षमता जो होती है बच्चे में, वो एक डायरेक्शन में होता है, यानी कि सेंट्रिज्म में होता है। जैसे आप अभी बच्चे को 2 गिलास दो, बोलो कि बच्चे से, जैसे सेंट्रिज्म में एक सिंपल से एग्जांपल में आप समझो, जैसे बच्चे को एक लंबा गिलास दो एक छोटा गिलास दो, जबकि उसका जो वैल्यू है, उसका जो वेट है सेम हो, पानी का वजन सब सेम आएगा, जैसे लंबे गिलास में थोड़ा ज्यादा दिखेगा, चौड़े गिलास में पानी कम दिखेगा। तो बच्चा एक डायरेक्शन में बस सोचता है, उसी को बोला जाता है सेंट्रिज्म। जिस गिलास में पानी उसको ज्यादा दिखेगा, जैसे उसकी लंबाई ज्यादा, पानी की ऊंचाई ज्यादा दिखेगी, तो उसी को बोलेगा कि इसमें पानी ज्यादा है, उसी को बोला जाता है सेंट्रिज्म यानी कि केंद्रीकरण। अब थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसे पहले देखो आप इसमें ये समझ लो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में फॉर एग्जाम्पल आप लोग कैसे समझ रहे हो मुझे नहीं पता, आप लोग लेकिन समझने की कोशिश यही करना कि जैसे यदि बच्चे से पूछा जाए कि चाँद कहाँ है, तो अब बच्चा कहेगा कि चाँद कहीं नहीं है, चाँद तो मेरे साथ साथ चल रहा है। अब जैसे आप लोग जा रहे हो तो जैसे लगता है ना कि चाँद हमारे साथ साथ चल रहा है, तो बच्चा वही देखेगा, मतलब उसके सोचने की क्षमता का डायरेक्शन एक ही होता है, वो चारों तरफ नहीं सोच सकता, आगे पीछे वो नहीं देखता है बच्चा, उसको लगता है जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही वो भी सोच रहा है, वही वो भी कर रहा है, इसी को बोलते हैं सेंट्रिज्म। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब होता है, आप इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें बच्चा तार्किक सोच करना सीखता है लेकिन ठोस वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। यह बच्चा समझने लगता है किसी वस्तु का रूप बदल सकता है लेकिन उसका मूल स्वरूप वही रहता है। बच्चा इसमें समझ, जैसे अभी मान लो मैं एग्जाम्पल के स्वरूप को बताऊंगी क्या क्या है, जैसे लॉजिकल थिंकिंग बिगिनिंग यानी कि तार्किक सोच। अब तार्किक सोच का मतलब क्या होता है, बच्चा तर्क वितर्क कर लेता है, बच्चा बच्चा तार्किक सोच करना सीख जाता है लेकिन ठोस वस्तुओं तक ही सीमित है, मतलब बच्चा जानता तो है, तर्क वितर्क बच्चा कर ले लेकिन उतना ज्यादा नहीं सोच रहा है जितना वो ऑपरेशन, मतलब 11 वर्ष के बाद के बच्चों की जो सोच होती है उतना इन बच्चों में नहीं आता है। पलटावी अवस्था क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अभी बच्चे को दो, जैसे पहले आप इसको क्लियर करो तार्किक सोच क्या है। बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु का स्वरूप बदल सकता है लेकिन उसका मूल रूप वही रहता है, उसी को बोला जाता है तार्किक सोच। बच्चा सोच समझ रहा है, बस उसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाता है। रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, यानी कि पलटावी अवस्था में क्या होता है, इसमें रहता है यदि आप एक गिलास में पानी डालकर उसे चौड़े बर्तन में डाल दिए, अगर डाल दोगे तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी की मात्रा वही है, केवल आकार बदला हुआ है।
बच्चा ये जान जाता है कि मतलब पानी इक्वल ही है। और कर नहीं, देखो आप ये समझो, पलटावी में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी में, जैसे मैंने उसमें आपको बताया था ना, इन रिवर्सिबिलिटी में पानी से बर्फ बनाना, बर्फ से पानी बनाना। तो इसमें बच्चा अभी अभी आप बच्चे को बोलो कि बच्चे को बोलो कि जैसे पानी से बर्फ बना देगा, बर्फ से पानी भी बना देगा बच्चा। इसमें बच्चों के ज्ञात हो जाता है कि बर्फ से पानी बन जाएगा, पानी से बर्फ बन जाएगा। अभी उसको बोलो बेटा पानी से बर्फ बना दो, तो बच्चा पानी से बर्फ भी बना देगा और बर्फ से पानी भी बना देगा। इस अवस्था में उसको यह नॉलेज हो जाता है कि ऐसा करने से ये चीज होता है। उसी को बोलते रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटावी अवस्था। ठीक है। कारण और प्रभाव क्या है, केस एंड इफेक्ट। जैसे जैसे भी मान लो कोई भी बच्चा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका क्या क्या गलत कर रहा है, उसका कितना असर हो रहा है, सही गलत में फर्क बच्चा समझने लगता है इसी में। उसी को बोला जाता है कारण और प्रभाव। मतलब किस कारण से कर रहा है, उसका प्रभाव किस चीज पे पड़ेगा, बच्चे को ये ज्ञात होता है। सेकेंड क्या है, वही मूर्त का ही है, संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल का ही है, विकेंद्रीकरण। यानी कि क्या होता है, डिसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है, लंबे चौड़े गिलास में, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं लंबे चौड़े गिलास में पानी का इक्वल होना। जैसे आप इसमें ये समझ लो कि जैसे एक गिलास में पानी डालो, उसे चाहे चौड़े बर्तन में डाल दो, चाहे लंबे वाले गिलास में डाल दो, बच्चा यह जानता है कि बच्चा यह समझ जाएगा कि मात्रा पानी की वही है, बस जो उसका आकार बदला हुआ, उसी को विकेंद्रीकरण या सेंट्रिज्म डिसेंट्रिज्म बोला जाता है। वर्गीकरण का क्या मतलब होता है, सही गलत में फर्क करना, उसी को होता है वर्गीकरण। श्रेष्ठन मतलब क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है, अभी बच्चे को कोई भी वस्तु दो तो बच्चा उसको क्रमबद्ध मतलब सही तरीके से सीरीज वाइज बच्चे को लगा के देगा। अभी बच्चे को दे दो जिससे कोई खिलौना हो जो छोटे बड़े मतलब छोटे से बड़े यानी कि बड़े छोटे से लेके बड़े में उस पे जाए, लेवल पे जाए, तो बच्चा सीरीज वाइज लगाते चला जाएगा। जैसे भी बोलो कुमान श्रेष्ठन यानी कि क्रमबद्धता। क्रमबद्धता में बच्चा बच्चे को भी कुछ भी दो तो क्रम क्रम वाइज बच्चा लगा के देगा, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में वो आपको लगा के देगा। जैसे आप बोलोगे कि छोटे से बड़े में जाओ, मतलब आरोही क्रम से अवरोही क्रम में जाओ। ट्रांसड्यूबिटिक संक्राम्यता। चौथा स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ये चौथा स्टेज है। इसमें 11 वर्ष से एबव की अवस्था है। इसमें बच्चा मतलब अमूर्त और सैद्धांतिक सोच विकसित कर लेता है, समस्या को हल करने के तर्क, अनुमान और कल्पना का प्रयोग करता है। वह भविष्य, राजनीति, विज्ञान और सामाजिक मुद्दों पर भी सोच सकता है। मतलब उसकी जो सोच होती है वो विकसित हो गई होती है इस अवस्था में। तो इसमें पहला क्या है, अब्स्ट्रक्टिव थिंकिंग यानी सारगर्भित सोच या अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का क्या मतलब होता है, अमूर्त चिंतन में ये होता है बच्चा कई दिशा में सोचने लगता है। मतलब वो सिर्फ एक पर ही नहीं निर्भर करता, वो चारों दिशाओं के हिसाब से बच्चा सोचने, मतलब एक दिशा को छोड़ के एक दिशा में नहीं। मान लो जैसे बच्चे को भी कुछ सोचने के लिए बोलोगे तो कुछ एक पॉइंट आप दोगे तो उसके कई पॉइंट्स बच्चा बना के देगा। मतलब उसकी जो सोच हो रही है इतनी विकसित हो जाती है कि कई दिशाओं में सोचने लगता है, उसी को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सेकंड है हाइपोथेटिकल रीजनिंग यानी कि काल्पनिक तर्क। इसमें क्या होता है, एक समस्या के कई सारे हल। मतलब बच्चे के आगे आपने अगर एक प्रॉब्लम रखी है तो बच्चा एक उसी प्रॉब्लम के कई सारे आंसर बच्चा बना के देगा, आपको समस्या का समाधान करके देगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान क्षमता। इसमें बच्चे समस्या का समाधान भी कर लेते हैं, प्रॉब्लम बच्चा सॉल्व खुद कर लेता है। सेकेंड है डिडक्टिव थिंकिंग यानी कि निगमनात्मक तर्कना, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर, मतलब अपसारी चिंतन, अलग सोच। ये डिडक्टिव थिंकिंग में आएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, निगमनात्मक तर्कना में क्या होता है, इसमें नियम से उदाहरण की ओर, इसमें बच्चा नियम भी खुद बनाएगा। मतलब जो नियम रहता है बच्चे नियम के हिसाब से उदाहरण देगा, मतलब पहले बच्चे नियम का प्रयोग करेगा, फिर समझाएगा, फिर उसका एग्जाम्पल देगा, उसका नियम के साथ साथ उदाहरण भी देगा बच्चा। उसी को बोला डिडक्टिव थिंकिंग।
सेकंड है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अलग सोच, यानी कि अभिसारी सोच। अभिसारी का मतलब अभी बहुत सारी सोच विकसित हो चुकी होती है बच्चे में से, कहाँ कब क्या कैसे सोचना है ये बच्चा करने में सक्षम होता है, उसी को बोला जाता है अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि रचनात्मक सोच। इसमें क्या होता है, नई नई सोच की बच्चा रचना करता रहता है, नई नई सोच विकसित होती रहती है, नई नई रचनाएं बच्चा करता रहता है, उसी को होता है क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि। और सेकंड है एडोलसेंट इगोसेंट्रिज्म, यानी कि किशोरावस्था अहम केंद्रता। इसका मतलब देखो ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे को जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है। इसमें क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं, एडोलसेंस यानी कि होते हैं, उनका सोचना यह था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है। ये आता है एडोलसेंट इकोसेंट्रिज्म में। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे उनको ये लगता है कि सबका फोकस मेरे ऊपर, जैसे मैंने कल ये सूट पहना था, आज मैं वो नहीं पहनूंगा, सब मुझे ही देखेंगे। सब मुझे देखेंगे का मतलब, बच्चे का कहने का मतलब यह है कि मैंने कल यही ड्रेस पहनी थी, आज मैं वो ड्रेस नहीं पहनूंगा, सब लोग बोलेंगे कि यही ड्रेस ये कल भी पहना था, यही ड्रेस आज भी पहना। उसको लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोच रही है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे सब चाहते हैं। मतलब बच्चे के अंदर अहम आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ सब मुझे देख रहे, सबकी नजर मेरे ही ऊपर है, उसी को बोलते हैं एडोलसेंट इगोसेंट्रिज्म। ये क्वेश्चन है, जीन पैजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, इसको भी बाद में आप सॉल्व करना। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इनकी आलोचना किस चीज पे हुई, जीन प्याजे की, और इन्होंने शैक्षिक आशय यानी कि एजुकेशन इम्प्लीफिकेशन क्या दिया है। मतलब इन्होंने अपने एजुकेशन इम्प्लीफिकेशन में ये बताया है कि बच्चा, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास प्राकृतिक प्रक्रिया, यानी कि जो उम्र और अनुभव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर चरण में बच्चा अलग तरह से सोचता है और सीखता है। मतलब हर चरण में बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, अनुभव कर रहा है, उसी को बोला जाता है उम्र के अनुसार। जैसे उम्र के अनुसार सीखना, जैसे हर बच्चे को सोचने और समझने का स्तर उसकी उम्र और विकास के चरण पर निर्भर होता है। अनुभव से, जैसे मान लो बच्चे को अनुभव देना, अनुभव का देने का मतलब क्या होता है, उनका मानना है कि बच्चा केवल सुनकर नहीं सीखते बल्कि बच्चा करके और अनुभव के माध्यम से भी बच्चा सीखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, गणित में केवल सूत्र याद करने की बजाय वस्तु से जोड़ घटाव सिखाना, जैसे लकड़ी के कुछ टुकड़े ले लो, खिलौना ले लो, उस खिलौने के माध्यम से बच्चे को समझाओगे तो बच्चा आराम से सीखता चला जाएगा, उसी को बोला जाता है अनुभव से सीखना। ये उनका शैक्षिक आशय है, एजुकेशन इम्प्लीफिकेशन में आएगा। सक्रिय भागीदारी एक पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे को कक्षा में सक्रिय रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों से प्रश्न पूछना, खेल खेल में गतिविधि कराना, चर्चा कराना, ये इनका मानना है जीन पैजे का। उनका ये भी पॉइंट है, जैसे क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन, यानी कि खोज और जिज्ञासा। इसका मतलब बच्चा अपने वातावरण से नई 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 चीजें खोजता है और सीखता है। फॉर एग्जाम्पल शिक्षक को बच्चों के प्रयोग और खोज को अवसर देना चाहिए। मतलब जो शिक्षक होते हैं उनको बच्चों को जितना प्रयोग के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम जितना समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बच्चा उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगा आपके उससे। भाषा और सोच का विकास क्या होता है, मतलब उनका मानना है कि जीन प्याजे का, बच्चे को अपनी बात कहने, प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने के अवसर मिलने चाहिए, उसी को बोला जाता है भाषा और सोच का विकास। ये मान लो इनका हुआ जीन प्याजे के इम्प्लीफिकेशन में। जैसे एक अंतर और रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, मतलब एक पीस होता है हर बच्चे के अंदर, वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी गति के अनुसार बच्चा सीखता है। जैसे शिक्षक, कोई भी शिक्षक हो, उसको यह समझना चाहिए, कोई भी बच्चा जल्दी सीखता है तो कोई धीरे धीरे सीखता है। हर बच्चे का सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। मुझ में आप में भी बहुत डिफरेंस है। कोई जल्द, किसी को मैं समझा रही तो अच्छे से सीख रहा है, किसी को थोड़ा जल्दी आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट में समझ में आता है, लेकिन आता जरूर है। और इनकी आलोचना क्यों हुई है, इनकी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट, सोसाइटी को इग्नोर किया है, जीन प्याजे। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया है, आप लोग उसको समझ लीजिएगा। देखो, फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिएगा मैंने आपको क्या क्या बताया है, ठीक है। जैसे देखो, मैंने आपको बताया था
देखो, जैसे आप लोग समझो कि मैंने आपको क्या बताया, किस हिसाब से बताया, आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने जीन प्याजे की थ्योरी में, जैसे जीन प्याजे, सबसे पहले आप लोग समझो कि जीन प्याजे कौन थे। ठीक है, सबसे पहले आप सुनो जीन प्याजे कौन थे। जीन प्याजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाना जाता है। जीन प्याजे को इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, ज्ञान अर्जित कैसे करते हैं, इन सब के बारे में बताया इन्होंने। प्याजे का मानना है कि बच्चा केवल ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि अपने अनुभव और वातावरण से उसे स्वयं बनाता है। कॉन्ट्रिस्टिव मतलब बोला इनको, रचनाकार बोला है बच्चों को इन्होंने। इसलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। जैसे पहले आप समझो कि फादर ऑफ मॉडर्न चाइल्ड फिजियोलॉजी, आधुनिक बाल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। इन्होंने सारा इंपॉर्टेंस वंशानुक्रम को दिया है और बच्चे को बताया कि बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, इसने नन्हा वैज्ञानिक इन्होंने बताया है। सेकेंड है, इन्होंने ये बताया है कि बच्चे अपने अपने दिमाग में नई नई जानकारी को कैसे कैसे समझते हैं, कैसे उसमें संशोधन करते हैं, किस तरह से संतुलन बनाए रखते हैं, इन सब के बारे में इन्होंने बताया है। जैसे मैंने आपको बताया था एसिमिलेशन, स्कीमा, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन क्या है। जैसे स्कीमा का मतलब सबसे पहले समझ लो, पहले से जो जानकारी है मस्तिष्क में बस वही रिकॉल करनी होती है। अनुकूलन का क्या मतलब होता है, जब भी स्कीमा में नई जानकारी जुड़ती है वही अनुकूलन है, नई नई जानकारियों का जुड़ना ही अनुकूलन है। और समायोजन का क्या मतलब है, जब भी कोई नई जानकारी के जुड़ने से हमारी पुराने बने हुए स्कीमा में संशोधन होता है तो वही समायोजन है, मतलब पुरानी जानकारी में संशोधन करना। और इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन का क्या मतलब होता है, अनुकूलन और समायोजन के बीच संतुलन बना के रखना, ये इक्विलिब्रेशन का काम होता है। और मैंने आपको 4 स्टेज बताए हैं। पहला स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहले में क्या क्या आता है, वस्तु अस्थायी यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रारंभिक प्रतिनिधित्ववादी विचार, कार्यकरण की अवधारणा विकसित करना, सरल सजगता और जुदाई चिंतन यानी कि इंद्रियों का समन्वय, मोटर क्रिया। मतलब इसमें आप लोग ये समझो, जैसे सेंसरी मोटर में क्या आएगा, बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है। इस अवस्था में बच्चा समझना शुरू करता है कि चीजें नजर न आने पर भी चीजें मौजूद होती हैं। जैसे माँ खिलौना तकिए के नीचे छिपा दे तो बच्चा खोजने की कोशिश करता है, पहले बार सोचता है खिलौना गायब हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि खिलौना छिपाया गया है। ये सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। प्री ऑपरेशनल में क्या आएगा, इसमें आता है बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है, उसकी सोच यानी कि कल्पनाशील, उसकी सोच कल्पनाशील यानी कि इमेजिनेशन, उसकी जो सोच होती है कल्पनाशील होती है। वह स्व केंद्रित होता है, यानी वह जो सोचता है, जो देखता है वही करता है बच्चा, जो देख रहा है। इसका मतलब अगर बच्चे से आप पूछ रहे हैं कि चाँद कहाँ है, तो वह आपको बताएगा कि चाँद मेरे साथ साथ चल रहा है। ये प्री ऑपरेशनल में आएगा। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या कहता है, जैसे बच्चा तार्किक सोच करना सीखता है लेकिन ठोस वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। अब बच्चे को यह समझने लगता है कि किसी वस्तु का स्वरूप बदल सकता है लेकिन उसका मूल स्वरूप वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, यदि एक गिलास में पानी डालकर उसे चौड़े बर्तन में आप डाल दोगे तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी की मात्रा वही है, केवल उसका आकार बदला हुआ है। ये आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या आएगा, बच्चा अमूर्त और सैद्धांतिक सोच विकसित करता है, समस्याओं को हल करने के लिए तर्क, अनुमान और कल्पना का प्रयोग करता है। अब यह भविष्य, राजनीति, विज्ञान, सामाजिक मुद्दों पर भी सोच सकता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, यदि कल सूरज ना निकलेगा तो जीवन कैसे होगा। मतलब बच्चे की सोच जो इस तरह से विकसित होती है कि मतलब अब उसको किसी एक चीज के लिए सोचने के लिए बोलोगे तो कई दिशा में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। जीन प्याजे का मानना है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो उम्र और अनुभव के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर चरण में बच्चा तरह तरह से सोचता और सीखता है। ये है जीन प्याजे की थ्योरी। आशा करती हूँ आप लोग को ये थ्योरी बहुत अच्छी समझ में आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छा लगे तो कमेंट करना, जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आप लोगों को, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे मैं आपका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है क्या। जीन प्याजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, वस्तुओं को एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों पर परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, घटनाओं का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में प्रयोजन, स्थानों को स्थानिक रूप से क्रम देना जैसे अपने विद्यालय। तो इसका जो क्रमबद्धता का मतलब होता है, मतलब सीरियल वाइज लगाना,
एक आयाम देना, जैसे इसमें दिया ना, वस्तु को एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, इसका आंसर ही होगा। क्रमबद्धता का मतलब होता है वस्तुओं को एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ठीक है, इसका आंसर यही है। आशा करती हूँ आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, वस्तुओं को एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, क्रमबद्धता यानी कि सुरेशन। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा जो मैं बताई हूँ। आप थ्योरी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है। जितना अच्छे से आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे, आपको उतनी ही अच्छे समझ में आएगी। जीन पियाजे की थ्योरी बहुत ही अच्छी थ्योरी है। इसको आप अपने लाइफ में इमेजिन कर सकते हो। आपके घर में बच्चे होंगे, उनको देख के आप छोटी छोटी चीजें सीख सकते हो। बच्चा किस स्टेज में क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये सब भी आप अपने घर में भी इमेजिन कर सकते हो अगर बच्चे होंगे तो। ठीक है, तो आज की थ्योरी बस इतनी थी। आशा करती हूँ आप लोग को ये थ्योरी समझ में आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छा लगे तो कमेंट करना, जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, अब मेरी अगली थ्योरी क्या होगी, हार्वर्ड गार्डनर की। उसमें मैं सिर्फ हार्वर्ड गार्डनर के बारे ही बताऊंगी, इंटेलिजेंस में और जो भी है हार्वर्ड गार्डनर में, जैसे थॉर्नडाइक हुए, बिनेट हुए, एक्सपेरिमेंट, इन सबको मैं अलग से टॉपिक बना के दूंगी। सिर्फ मैं जो है थॉर्नडाइक का मतलब हार्वर्ड गार्डन का एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी। उस पर मैं आप लोग क्वेश्चन, पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थ्योरी बताऊंगी, उसके बाद मैं सब पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना हो सके उतना क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।